निशिकांत दुबे के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम तलवार लेकर कूद गया है। दरअसल असउद्दीन ओवैसियों के पास इतना पैसा है, इतना माल है वक्त का, कि इन सब ने प्रेशर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के माध्यम से दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो दलील देने वालों की भीड़ लगी हुई, लगभग 150 याचिकाएं और पैसे वाले प्रभावशाली वकील। जस्टिस रंजन गोगोई जब इस मामले की सुनवाई करने लगे तो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आ गया। ये दोनों काम सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नमस्कार, कैसे हैं आप? पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले क्या होंगे, इस पर विमर्श है। उस बीच भाजपा के एक कद्दावर नेता निशिकांत दुबे, भाजपा के एक नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भारत सरकार के एक तरह से मजबूत स्तंभ बन चुके सुप्रीम कोर्ट में मनन मिश्र सुर्खियों में है। मनन सुप्रीम कोर्ट में कद्दावर वकील हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तीखा बयान निशिकांत दुबे का है। निशिकांत दुबे के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम तलवार लेकर कूद गया है। पूरा इकोसिस्टम, पूरा भारत द्रोही गैंग निशिकांत दुबे पर कंटेम्प्ट चलाने की मांग कर रहा है। भारत के अटॉर्नी जनरल पर प्रेशर डाला जा रहा है। वैसे अटॉर्नी जनरल इस पूरे सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं थे। भारत सरकार के सबसे कद्दावर वकील अटॉर्नी कोर्ट में नहीं थे। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो काम किया, उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने दांव में फंसा लिया। कहा जाता है कि जिस तुषार मेहता के लिए कई वकील ये कहने लगे कि इसके जगह मैं होता तो ऐसे करता, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के मिजाज को भांप कर, कहते ना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। इसीलिए आप अपने सिपह सालार कैसे रखते हैं मायने रखता है। यदि तुषार मेहता की जगह कोई और होता और चुपचाप रहता, बस जिरा सुन लिया होता सीजीआई का, तो मामला कुछ आज पासा पलट चुका होता। दरअसल भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस बात की तैयारी लगभग कर चुके थे कि वक्फ बाय यूजर और इस पूरे मामले में जो डीनोटिफिकेशन का मामला है उस पर स्टे कर दिया जाए और बाकी चीजें जस की तस रहे। इसे भांपते हुए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तुरंत रोका। माय लॉर्ड, हमें अवसर दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। और उसके बाद कहा कि हमें कुछ दिन का समय दीजिए, हम इस पर अपना पक्ष लिखित में रखना चाहेंगे। तब आपको याद होगा कि कैसे कैविएट फाइल किया गया था। दरअसल अक्सर जब मैं एक बात कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के जाल में है, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा इन सब के खेल को देखते हुए कि इस देश में इतनी याचिकाएं क्यों हैं। अब सोचिए जरा सा, आपको भारत सरकार के तरफ से जब ये पूरा मामला जब पला तो आया कि इसमें तुषार मेहता फ्रंट फुट पे आए और तुषार मेहता ने जब दलील दी तो सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना पड़ा जिसपे कोई चर्चा नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे रोकना होगा। भारी भरकम अपीलें दायर करने के लिए वकीलों को लगाई फटकार। अब जरा खेल को समझिए। व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को कुछ नहीं कहा, सिंघवी को कुछ नहीं कहा, राजीव धवन को कुछ नहीं कहा, सलमान खुर्शीद को कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरे एक गैंग को कहा। जानकारी मिली मुझे, सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्टर साथी ने मुझे बताया कि 73 याचिकाओं की बात की जा रही है, लेकिन कुल जमा 160 से ज्यादा याचिका है। दरअसल वक्त के पास जो माल है वो माल हर वकील लूट लेना चाहता है और सबको नाम कमाना है। इसीलिए याचिकाकर्ताओं की भीड़ लग गई है। दरअसल असउद्दीन ओवैसियों के पास इतना पैसा है, इतना माल है वक्त का, कि इन सब ने प्रेशर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के माध्यम से दिया। सोचिए, मैं तो 73 इस वकालतनामा पे चौंका था। कुल जमा बताया जा रहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले साथी ने आज फोन करके कहा 160 से ज्यादा। वैसे वो ऐसे चैनल में काम करते हैं जो मोदी विरोधी चैनल है और उन्हें मोदी विरोधी एजेंडे पे ही काम करना पड़ता है।
क्योंकि चैनल ऐसे चैनल में वो काम करते हैं कि उन्हें एजेंडा सनातन विरोध का, मोदी विरोध का ही तय करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 160 से ज्यादा याचिका है। अब इस खेल को समझिए तब आपको समझ में आएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी क्या नरेंद्र मोदी ही जाएंगे जीरा करने के लिए? आखिर ऐसी क्या बात है कि इस इकोसिस्टम में आपके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन या सलमान खुर्शीद के स्तर का सेटर वकील आपके पास नहीं आ पाया? ऐसा इन सब में क्या खासियत है कि ये सब पूरा पासा पलट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में? और यही वजह है कि संजीव खन्ना जैसा काबिल जज, मैं काबिल कहता हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है, संजीव खन्ना को लोग आज सुप्रीम कोर्ट में देख रहे होंगे। मैंने अपने पत्रकारिता के शुरुआती करियर में संजीव खन्ना को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में काम करते हुए देखा। जब वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के साथ वो बैठते थे, तो लोग कहते थे कि आदमी चीफ जस्टिस इंडिया बनेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। इसके जैसा काबिल जज बहुत कम है। ये मैं लीगल फेटर्निटी में आमतौर पे 2003-4 की बात बता रहा हूं। उस समय आम धारणा थी कि संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, संजीव खन्ना हो सकता है चीफ जस्टिस भी बने। उनकी काबिलियत के आधार पर लोग ये बात करते थे। दरअसल वो एचआर खन्ना के भतीजे हैं जिनने इस देश में अपना जलवा कायम किया इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि संजीव खन्ना इन तमाम चीजों से अब रिटायर होना चाहते हैं? अब जरा खेल को समझिए, मैंने क्यों ये पहले ही कहा। संजीव खन्ना का आखिरी कार्यकाल 11 मई है। 13 मई को वो रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को भारत सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस गवई चीफ जस्टिस हो जाएंगे। तो क्या तुषार मेहता कोर्ट फिक्सरों के चंगुल से निकल जाना चाहते हैं? दरअसल तुषार मेहता क्या पूरे बदनामी से निकल जाना चाहते हैं? इस देश में यदि कोर्ट फिक्सरों के खिलाफ कोई फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की साख हमने गिरते हुए देखी है। बार बार ये बताना पड़ेगा। जस्टिस रंजन गोगोई के पिता कांग्रेस कोटे से असम के चीफ मिनिस्टर थे। बैकग्राउंड कांग्रेस का था, कांग्रेस का नमक बचपन में खा करके पले बढ़े हैं। उससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जो जजेज हुए हैं, उनका बैकग्राउंड, उनके फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। उनके परिवार में चाहे वो दीपक मिश्रा हो, टीएस सिंह ठाकुर हो, जितने भी आप चीफ जस्टिस जोड़ लीजिए, केजी बालाकृष्णन हो, इन सब का बैकग्राउंड तत्कालीन सरकार, भले ही आप कॉलेजियम सिस्टम कह लीजिए, लेकिन सरकार का प्रभाव तो रहता है। 20 साल पहले जो अलग अलग राज्य के हाई कोर्टों में आया, वो प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में आया। अब तुषार मेहता के दांव को देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल सीजीआई खन्ना इस वक्त बिल पर एक बड़ा खेल करके जाना चाहते थे। खन्ना साहब को लगता था कि इस पर वो फैसला सुना देंगे, इस पर एक स्टे लगा देंगे और स्टे लगाने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आगे का जज जो भी करेगा। लेकिन इस पूरे खेल को भांप गए तुषार मेहता। तेज तर्रार भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इसमें हमें समय दीजिए। अगले दिन जब ये पूरी हियरिंग आई तो उन्होंने अपने तरफ से कह दिया कि हम 1 हफ्ते तक इस पर रोक लगाते हैं, आप इस पे आदेश मत दीजिए। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो दलील देने वालों की भीड़ लगी हुई थी, लगभग 150 याचिकाएं, और पैसे वाले प्रभावशाली वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद, गासा, पता नहीं कौन कौन ऐसे वकील थे जिनने एकदम से प्रेशर डाल दिया। आप जब कभी भी किसी टेबल पर बैठते हैं और चारों तरफ से आपके ऊपर कन्विंस करने के लिए हल्ला होने लगे, तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। आप कितने भी काबिल हो, यदि 50-100 लोग आपको एकाएक अपनी बात रखना शुरू कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और सिब्बल जैसे वकील जो डिक्टेट करते हैं, मैंने पिछले वीडियो विश्लेषण में कहा कि सिब्बल संजीव खन्ना को ऑर्डर लिखवा रहे थे कि वक्त आप इस पूरे मामले में यूजर का मामला भी जोड़िए। तब खन्ना ने उनको डांटा कि डिक्टेट मत करो मुझे, चुप रहो जाओ। दरअसल ये आदत कपिल सिब्बल की रही है कि वो डिक्टेट करते रहे जजों को, वो आदेश देते रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी हो, कपिल सिब्बल तय करते हैं कि कौन सी बेंच कब लगेगी। कपिल सिब्बल तय करते हैं कि गर्मी की छुट्टी में भी
रात के 9 बजे बेंच लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। इसी मामले में अब एक शिकायत आई है जो मैं लगातार बोल रहा था, आज दिन में मैंने उसका विश्लेषण किया, उसे अलग से जरूर देखिएगा, कि दिल्ली पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार ने शिकायत की कि इस देश में ऐसा क्यों था कि कपिल सिब्बल एक कंप्लेन करता है और नाच देख रहे हमारे जजेस उठ करके आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, छुट्टी के दिन बैठ जाते हैं, तीस्ता सी तलवार को राहत दे देते हैं। ऐसी जब साख होगी तो किसी निशिकांत दुबे को कहना पड़ेगा। अब जरा खेल को समझिए कि चूंकि इस इकोसिस्टम में आपके पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद के स्तर का कोई वकील नहीं आया। अब 100 वकील यदि सीजीआई के ऊपर प्रेशर डालेगा तो वो भी इंसान है, क्या करेगा वो? अंत में उन्हें कहना पड़ा कि ये याचिकाओं की ऐसी भीड़ क्यों लगा। ये खबर तो आई ही नहीं थी। ये खबर जब मैंने आज देखी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे रोकना होगा। ये भारी भरकम अपील दायर करने के लिए वकीलों को लगाई फटकार कि इतना ज्यादा याचिका एक एक चीज में, एक याचिका से हो जाता है 200, 500, 600, इतनी याचिका लाओगे। ये दरअसल जजेस के ऊपर एक प्रेशर डालने के लिए है और यही खेल हुआ। इन सब खेल को देख करके तुषार मेहता को समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इन वकीलों के प्रेशर में आकर के फैसला दे देगा, इन सिब्बलों, सिंघवियों, सलमान खुर्शीदों के प्रेशर में आकर के फैसला दे देगा, और यदि फैसला दे दिया तो पासा पलट जाएगा। इसीलिए उन्होंने तत्काल स्टे किया। तुषार मेहता इसको भांप गए कि जस्टिस खन्ना क्या करना चाह रहे। इसे देखते हुए उन्होंने 2 विवादित प्रावधानों, वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर स्वयं ही रियायत दे दी। क्या ठीक है, हम ही इसको कुछ दिनों के लिए स्टे कर देते हैं। जिस चीज पर सीजीआई ऑर्डर करने वाले थे उस पर तुषार मेहता ने खुद ही कह दिया कि 2 विवादित प्रावधान है, इसको हम खुद ही रोक दे रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक कोई भी वक्फ संपत्ति, चाहे वो वक्फ बाय डीड हो या वक्फ बाय यूजर डीड, नोटिफाइड नहीं की जाएगी अगली सुनवाई तक। और अगली सुनवाई रखी गई 5 मई। 5 मई को जब बेंच बैठेगी तो अगली सुनवाई तक इस पर स्टे है। अब इसकी संभावना है कि 5 मई को तुषार मेहता क्या जजमेंट करा देते हैं, क्या वो स्टे हट जाता है? लेकिन इतना तय है कि ये मामला अब लंबा खींच गया। 5 तारीख को जब हियरिंग होगी तो अगली सुनवाई 11 तक उनको रिटायर हो जाना है। तुषार मेहता जानते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे मामले हैं जिस मामले में संजीव खन्ना को जजमेंट देना है। तो 5 तारीख के बाद कई ऐसे फैसले हैं जो संजीव खन्ना को जजमेंट लिखाने हैं, उनके पास वक्त भी नहीं है। तो संजीव खन्ना को भी लग रहा है कि कोर्ट फिक्सरों के इस खेल में फंसने से अच्छा है कि चुपचाप रिटायर हो जाओ, वरना हो सकता है जस्टिस दीपक मिश्रा की तरह उनके ऊपर महाभियोग चला दिया जाए। जस्टिस दीपक मिश्रा जब राम मंदिर पर फैसला देने वाले थे तो उनके ऊपर महाभियोग आ गया। जस्टिस रंजन गोगोई जब इस मामले की सुनवाई करने लगे तो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आ गया। ये दोनों काम सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसीलिए अब सीधे हमला सीजीआई पर होने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब कभी भी राम मंदिर का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सालों टरकाया। काशी विश्वनाथ का मंदिर का मामला सालों टरका, लेकिन जब वक्फ का मामला आया तो आनंद फानंद में चाहिए। जब बुलडोजर किसी अवैध निर्माण अवैध मस्जिद पर हो तो स्टे हो जाएगा। जाफराबाद जैसे इलाके में हो, सीलमपुर जैसे इलाके में हो, तुरंत स्टे हो जाएगा। लेकिन इस मामले पर आनंद फानंद में, इसीलिए जब निशिकांत दुबे जैसे लोग बोल गए तो थोड़ी सी सीमा मुझे लगता है लांग गए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से सीजीआई पर नहीं बोलना चाहिए था कि सीजीआई इस देश में दंगा करना चाहते हैं, यहां तक उन्हें नहीं जाना चाहिए था, और इसीलिए नड्डा को सामने आना पड़ा। लेकिन खेल समझिए, उनके पास आज भी सिब्बल, सिंघवी, सलमान खुर्शीद, राजीव धवन, ना जाने और कितने कितने लोग हैं, मतलब मैं भूल जाता हूं नाम उन सबका। सुप्रीम कोर्ट में 8-10 वकील हैं जो पूरा सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं, बाकी सिर्फ काला कोट पहन करके अपना टाइम पास करने जाते हैं, घर भी नहीं चला पाते। 10 से 20 वकील, और देश में सबसे महंगी जो गाड़ियां हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट यदि आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कभी, जब आप सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फ्लोर पे होंगे या चीफ जस्टिस की कोर्ट है, तो आप कभी ऐसा कीजिएगा, ऊपर से गाड़ियां देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि देश की जितनी सबसे महंगी कारें हैं वो सब आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देगा।
सुप्रीम कोर्ट में आपको तमाम कारें दिखाई देंगी। मैं अक्सर इस बात पे चर्चा करता था, किसी ने वीडियो डाल दिया तो मुझे वो चीजें याद आ गई। आप जब सुप्रीम कोर्ट के बालकनी में जब आप टहलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बालकनी से जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश में जितनी भी महंगी महंगी कारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास है। और वही 10-15 वकील हैं। ये किसी ने डाला है वीडियो, ये सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से एक तस्वीरें हैं। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता था तो अक्सर इस पे करते जाता था कि देश में करोड़ों करोड़ की जो कारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास क्यों है। वही सेलेक्टेड 8-10-15 वकील, ये सब कारें उन्हीं के पास है। मुझे लगता है कि सही समय है कि इस बात के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए इस देश को कि हर मामला चुनिंदा 5-10 वकीलों के पास ही क्यों होता है। बाकी वकील क्या घास छीलने के लिए हैं, ये सवाल मैं बार बार उठाता रहूंगा। तब आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाचारी क्या है। वो क्या सही मायने में कई बार लगता है कि वो दया के पात्र हैं क्या। इतने प्रेशर को झेलते हुए वो क्या खेल कर गए। और इसीलिए किसी जज के पास जब रुपए की बोरियां मिलती है जली हुई तो वो ठप हो जाता है। क्या कोई कोर्ट फिक्सर्स वकीलों के उसमें हिस्सेदारी है? क्या बहुत सारा खेल खुल जाने का भय है? तब आपको समझ में आएगा कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, 5 मई को वक्त मामले पे सुनवाई है, उस पर कुछ भी नहीं होना है। इस मामले से दरअसल मुक्ति चाहते हैं अब सीजीआई खन्ना। सीजीआई खन्ना धीरे से रिटायर हो जाएंगे तो क्या निशिकांत दुबे जैसे लोग कंटेम्प्ट कोर्ट फाइल करेंगे, केस पेश करेंगे? क्या हो जाएगा उससे? पूरा खेल अपने आप में एक बड़ा ऐसे मोड़ पे है कि पूरे देश में विमर्श। पहली बार जुडिशियरी देश के कोने कोने में हर जन के लिए एक जिरह का, बहस का मुद्दा बन गया है। पहली बार भारतीय न्यायपालिका की साख चौपट होने के करीब है। लेकिन कमाल की बात यह है, भारत द्रोहियों का गैंग आज बिना ये समझे उस जोश में है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी के फैसले, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वक्त वोट से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। उन्हें लगता है कि मोदी बैकफुट पे आ जाए और इसीलिए सिर्फ तुष्टीकरण की का काम नहीं, एक सनातनी हिंदुओं का एक विशेष वर्ग चाहता है कि वक्त पर सुप्रीम कोर्ट झटका दे दे, देश भले ही बर्बाद हो जाए, मोदी हारा हुआ नजर आए। उस मोदी की हार की जद्दोजहद में कई राष्ट्रवादी भी हैं। उन्हें लगता है कि मोदी गर्दन क्यों नहीं दबा देता हर किसी को। सोचिए, इतना दिनों के बाद एक ढंग का लॉयर नहीं हुआ। वो आई एम द लॉ मिनिस्टर का अहंकार पालने वाला रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में झुनझुना बजाते ही नजर आते, किसी मामले में कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इस खेल को समझना पड़ेगा। खेल दिलचस्प मोड़ पे है। भारत की जनता को आवाज उठानी ही होगी कि जुडिशियरी में खेल क्या हो रहा है। क्यों चुपके से अब संजीव खन्ना रिटायर हो जाना चाहते हैं? अगले वाले जो मिलॉर्ड हैं उनके पास भी, सीजीआई के पास भी ज्यादा समय नहीं रहेगा। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले में जस्टिस गवई बड़ा काम करके जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, संजीव खन्ना अपनी साख बचाकर अब बस रिटायर हो जाना चाहते हैं। तो क्या लाचारी हमारे मिलॉर्डों के पास है जिसके लिए रंजन गोगोई कह करके गए कि सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के चक्कर में है। बहुत सारा काम है। क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट फिक्सरों के चक्करों से बचाया जा सकेगा? क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि सच सामने आ पाएगा कि जस्टिस वर्मा के घर जो करोड़ों रुपए बोरियों में मिले वो कहां से आए? क्या इन सब चीजों को दबाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट अपनी साख खत्म कर लेगा? सीजीआई खन्ना तो चुपके से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचा पाएगा? ये बेहद महत्वपूर्ण है। निशिकांत दुबे के मामले पर आप भी अपनी आवाज बुलंद करते रहिए, क्योंकि उन्हें कंटेम्प्ट कोर्ट में फंसाने का खेल खेला जा रहा है। लेकिन जब तक भारत के अटॉर्नी जनरल लिख कर नहीं देंगे, कंटेम्प्ट नहीं चल सकता। तो क्या मोदी सरकार अपने ही एक प्रभावशाली सांसद पर कंटेम्प्ट कोर्ट चलवाएगा? ये तमाम चीजें हैं, कई सारे पेच हैं, कई सारे मोर्चों पर अभी देश की लड़ाई बाकी है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगता है? इसके कंटेंट पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए।
जय हिंद।